आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड आज हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने क्या कवर कर लिया था? पार्ट वन में हमने वैक्सीन वर्ड का मीनिंग देख लिया था, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन देख लिया था एंड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन देख लिया था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 5 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है और व्हेन टू गिव, ये कौन वैक्सीन का नेम देखेंगे, व्हेन टू गिव यानी कब वैक्सीन दी जाएगी, डोज क्या होगा, रूट कि किस रूट से दी जाएगी और साइट क्या है वैक्सीन की। ये 5 चीजों के बारे में हमें देखना है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। तो अगर हम इन्हें इजीली याद करें, ये शेड्यूल देखो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना होता है एग्जाम में, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसको लर्न करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो उस टेबल को देखने से पहले हमें वैक्सीन का रूट और डोज इजीली लर्न करने के लिए कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए। रूट के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन मेनली 4 रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। कौन कौन से? एक तो आईएम रूट से, एक आईडी यानी आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर रूट से, आईडी इंट्राडर्मल रूट से, या फिर सबक्यूटेनियस एंड लास्ट है ओरल रूट से। ये 4 रूट है जो यूज किए जाते हैं वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन करने, वैक्सीन का एडमिनिस्टर करने के लिए हम ये 4 रूट यूज करते हैं। तो आपको लर्न करना है कि इंट्राडर्मल कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी सबक्यूटेनियस एंड कौन सी ओरल। अब इनके अलावा जो भी वैक्सीन होगी वो सभी आईएम में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्राडर्मल वैक्सीन कौन कौन सी एडमिनिस्टर की जाती है। इंट्राडर्मल 2 वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। कौन कौन सी? एक तो बीसीजी वैक्सीन एंड एक आईपीवी वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन है जो इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर की जाती है, बीसीजी एंड आईपीवी। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस क्लेमेटिक यूरिन इसकी फुल फॉर्म है। और किसके लिए दी जाती है? किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है? ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। और आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इसकी फुल फॉर्म है। और ये कैसी वैक्सीन है? ये किल्ड वैक्सीन है, ये लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है बीसीजी। ये पिछले पार्ट में फर्स्ट में हमने ये डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में, कौन सी किल्ड वैक्सीन है, कौन सी लाइव वैक्सीन होती है। तो बीसीजी इसकी साइट क्या है एडमिनिस्टर करने की? कौन से साइट पे एडमिनिस्टर की जाती है बीसीजी वैक्सीन? लेफ्ट अपर आर्म पे, लेफ्ट अपर आर्म इसकी साइट होगी। वहीं इसका रूट क्या होगा? रूट तो बताया इंट्राडर्मल रूट होगा। आईपीवी का रूट क्या होगा? आईपीवी की साइट पहले देखते हैं। साइट है इसकी राइट अपर आर्म। क्या है? राइट अपर आर्म इसकी साइट है। और रूट क्या है? इंट्राडर्मल इसका रूट है। अब ये 2 वैक्सीन इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर की जाती है। सबक्यूटेनियस में भी आपको 2 वैक्सीन का लर्न करना है। कौन कौन सी? फर्स्ट वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी होगी? जेई। जेई की फुल फॉर्म क्या है? जापानीज एनसेफेलाइटिस। इसकी साइट क्या होगी एडमिनिस्ट्रेशन की? लेफ्ट अपर आर्म एडमिनिस्टर की साइट हो गई। और ये रूट कौन सा हो गया? सबक्यूटेनियस रूट हो गया। एंड एक वैक्सीन इंट्राडर्मली कौन से एडमिनिस्टर, सबक्यूटेनियस कौन से एडमिनिस्टर की जाती है? एमआर। एमआर की फुल फॉर्म मिजेल्स से रूबेला के लिए दी जाती है, इसलिए एमआर। और इसकी साइड क्या है? राइट अपर आर्म इसकी साइड है। और रूट क्या है? सबक्यूटेनियस रूट है। इंट्राडर्मल देख लिया, सबक्यूटेनियस देख लिया। अब हम देखते हैं कि ओरल रूट से कौन कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। तो ओरल रूट में है ओपीवी। ओपीवी की फुल फॉर्म क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ये कैसी है? ओपीवी कैसी किस में आएगी? टाइप कौन सी टाइप में आएगी? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन में आएगी। और आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किल्ड वैक्सीन में आती है। इसके फॉर्म को क्या बोला था? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आईपीवी की फॉर्म को क्या बोला था? साल्क बोला था। और इसको क्या बोला था? ओपीवी वाली फॉर्म को सेबिना। ये आपको लर्न करना है, ये पिछले लेक्चर में बताया है, साल्क और सेबिना। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आ सकता है, सेबिना और साल के नेम से भी आ सकती है। तो इसका ओपीवी का
रूट तो क्या हो गया, रूट तो ओरल रूट हो गया। और इसमें ये ध्यान रखना आपको, इसका एडमिनिस्टर की जाती है 2 ड्रॉप। कितनी? 2 ड्रॉप्स। एक वैक्सीन ये हो गई, ओरल में 3 वैक्सीन आएगी। एक रोटा वायरस, रोटा वायरस में इसकी 5 ड्रॉप एडमिनिस्टर की जाती है। कितनी? 5 ड्रॉप्स। एक वैक्सीन आएगी, विटामिन ए आएगा। विटामिन ए में आपको ध्यान रखना है, इसको इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है, आईयू में, ड्रॉप में नहीं, इंटरनेशनल यूनिट के रूप में दिया जाता है। ये हम देखेंगे कि कब कब कितनी इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। तो ये चीज आपको रूट के लिए क्या क्या देखना है, कितनी वैक्सीन का रूट लर्न करना है कि मेनली 4 रूट से वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है, आईएम, आईडी, सबक्यूटेनियस एंड ओरल रूट से। तो आईडी से 2 वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है, सबक्यूटेनियस से 2 वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है और ओरल से ये 3 वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। अब आपको डोज का लर्न करना है। डोज के लिए आपको 5 वैक्सीन का डोज लर्न कर लेना है और बाकी जितनी भी वैक्सीन होगी उन सब का डोज सेम होगा। तो कौन कौन से वैक्सीन का डोज लर्न करना है आपको? तो इंट्राडर्मल जो हमने एडमिनिस्टर की थी वैक्सीन, उनका डोज लर्न कर लेना है और ओरल वाली का, इनका डोज हमें लर्न कर लेना है। इंट्राडर्मल में बीसीजी का यूज किया था और किसका यूज किया था? आईपीवी का। और ओरल में ओपीवी एडमिनिस्टर की थी और रोटा वायरस, इनका तो डोज पहले ही बता दिया है। और विटामिन ए, इनका डोज लर्न कर लेंगे और जितनी भी वैक्सीन होगी बाकी जो सबक्यूटेनियस, आईएम, उनका डोज सबका सेम होगा। तो बीसीजी के लिए, बीसीजी का डोज कितना है? 0.05 ml इसका डोज होगा। कब तक? टिल 1 मंथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, टिल 1 मंथ बीसीजी के डोज के लिए। 1 मंथ तक इसका बीसीजी का डोज कितना है? 0.05 ml। ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद भी 0 है और उसके बाद 1, अगर इन्फेंट 1 मंथ का है तब तक तो 1 मंथ तक का है तब तक तो 0.5 ml यूज की जाएगी, लेकिन 1 मंथ के आफ्टर यूज की जाएगी 0.1 ml। और आईपीवी का डोज कितना लिया जाता है? 0.1 ml। ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए बता दिया था 2 ड्रॉप्स, रोटा वायरस के लिए 5 ड्रॉप्स एंड विटामिन ए को इंटरनेशनल यूनिट में दी जाती है। ये कब कब इंटरनेशनल यूनिट दी जाएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको लर्न कर लेना है। अब जितनी भी बाकी इनके अलावा जो भी वैक्सीन है उनका डोज कितना होगा? 0.5 ml। जितनी भी वैक्सीन है बाकी इन 5 के अलावा उनका डोज होगा 0.5 ml। यहाँ 0.05 ml है बीसीजी में और इधर है 0.5 ml। पॉइंट के बाद 0 नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। एक बार इन सबको मैं अब तक जो देखा है उनको फिर से रिवाइज कर देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगे। तो वैक्सीन के रूट में हमने 4 रूट बताए थे। कौन कौन से? आईएम बताया था, आईडी बताया था एंड 80 बताया था एंड ओरल रूट बताया था। ये 4 रूट बताए थे। तो आईएम कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है? जो भी इन सब के अलावा जो भी वैक्सीन होगी वो आईएम एडमिनिस्टर की जाएगी। तो इंट्राडर्मल वाली कौन कौन सी वैक्सीन है? एक तो बीसीजी वैक्सीन है और एक कौन सी वैक्सीन है? आईपीवी वैक्सीन है इंट्राडर्मल। तो इनमें बीसीजी में आपको इसकी साइट लर्न करनी है। साइट बीसीजी की क्या है? लेफ्ट अपर आर्म इसकी साइट हो गई और इसकी रूट क्या हो गया? रूट तो इंट्राडर्मल हो गया। और डोज याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट बीसीजी में बीसीजी का डोज है कितना होगा? 0.05 ml टिल 1 मंथ तक, 1 मंथ। एंड अब आईपीवी, आईपीवी में आपको क्या लर्न करना है? इसकी साइट क्या होगी? राइट अपर आर्म इसकी साइट होगी आईपीवी की। इसकी रूट क्या होगा? इंट्राडर्मल रूट हो गया। और इसका डोज कितना होगा? इसमें डोज और ये ध्यान रखना 1 मंथ के बाद कितना होगा? 0.1 ml बीसीजी में और इसका डोज सेम 0.1 ml इसका डोज है। ये चीजें आपको इंट्राडर्मल वाले में लर्न करनी है। अब सबक्यूटेनियस देखते हैं। सबक्यूटेनियस में जेई यानी जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड एमआर। तो जेई की साइट क्या होगी? जेई की साइट है
लेफ्ट अपर आर्म इसकी साइट होगी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेफ्ट अपर आर्म, और इसका जो भी रूट है वो क्या है, सबक्यूटेनियस रूट है। एमआर की साइट क्या होगी, राइट अपर आर्म इसकी साइट होगी, रूट क्या होगा, सबक्यूटेनियस रूट होगा। सबक्यूटेनियस में हमने देख लिया ये दो वैक्सीन। अब ओरल में कौन कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है, अब ओपीवी, रोटावायरस और कौन सी वैक्सीन देखी थी हमने, विटामिन ए। तो इनका डोज भी बता दिया था, कितना बताया था, 2 ड्रॉप्स, और इसका 5 ड्रॉप्स, और इसमें को इंटरनेशनल यूनिट में यूज किया जाता है, इंटरनेशनल यूनिट में एडमिनिस्टर किया जाता है। डोज में और लर्न किसको किसको करने को बताया था, बीसीजी का डोज लर्न करने को बताया था, और आईपीवी का डोज लर्न करना है। इन 5 वैक्सीन का तो आपको डोज लर्न करना है, और रूट हमें कौन कौन सी का, ओरल वाली 3 और 4, वो 7 का हमें रूट लर्न करना है। और जितनी भी बाकी बची है उनका डोज कितना होगा, बाकी का 0.5 ml उनका डोज होगा, ये आपको लर्न कर लेना है। तो अब हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को डिटेल में देखते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, इन 3 के लिए ही 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी, इन्फेंट्स है, चिल्ड्रन है एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स है। ये 3 कैटेगरी के लिए वैक्सीनाइजेशन शेड्यूल दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन कौन सी ये वैक्सीन यूज की जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन में हमें टिटनस टॉक्सोइड एडमिनिस्टर करना होता है। कब, इसकी अर्ली इन द प्रेगनेंसी। डोज कितना है, 0.5 ml इसका डोज है। रूट क्या होगा, इंट्रामस्कुलर रूट होगा, और साइड क्या है, अपर आर्म इसकी साइट होगी। फिर प्रेग्नेंट वुमेन में ओनली फॉर टिटनस टॉक्सोइड ही लगाया जाता है वैक्सीन के रूप में। फर्स्ट वैक्सीन तो हम अर्ली प्रेगनेंसी में लगा देंगे, कौन सी, ये टिटनस टॉक्सोइड। डोज कितना होगा, 0.5 ml, रूट इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। सेकेंड डोज लगाएंगे टिटनस टॉक्सोइड का 4 वीक आफ्टर, ये टिटनस टॉक्सोइड फर्स्ट डोज लगाए उसके 4 वीक्स के आफ्टर हम लगाएंगे। डोज सेम होगा, साइड भी सेम होगी, रूट और साइड भी सेम होंगे। फिर हम लगाएंगे बूस्टर डोज, यानी 3rd डोज लगाएंगे टिटनस का। ये कब लगा सकते हैं, इफ रिसीव 2 टिटनस टॉक्सोइड डोज इन द प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years में, ये हमें लगाना होता है। प्रेगनेंसी के बाद हम 3 year के बाद कभी भी लगा सकते हैं ये बूस्टर डोज। ये डोज इसका सेम होगा, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। तो प्रेगनेंसी में ओनली फॉर कौन सी लगाई जाती है, टिटनस टॉक्सोइड लगाई जाती है, और डोज कितना होगा इसका, 0.5 ml डोज होगा। और इसमें मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि कब कब लगाई जाती है। फर्स्ट डोज लगाया जाता है अर्ली इन प्रेगनेंसी, सेकेंड डोज लगाया जाता है फर्स्ट डोज के 4 वीक के आफ्टर, और हम 3rd डोज बूस्टर डोज कब लगा सकते हैं, ये फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज के 3 years आफ्टर कभी भी लगा सकते हैं। ये रूट है और ये साइट है। अब हम देखेंगे कि इन्फेंट में कौन कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। इन्फेंट में अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग वैक्सीन लगाई जाती है। तो ऑन बर्थ यानी बर्थ के समय कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे बच्चे का बर्थ हुआ उसके जस्ट बाद में 3 वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। इसकी ट्रिक आपको लर्न करनी है। ट्रिक क्या होगी, बर्थ पे इसकी ट्रिक है ओ हाई ब्रो, इससे आप लर्न कर सकते हैं। ओ से याद करना है आपको ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। एच से हेपेटाइटिस बी लर्न करना है, और बी से याद रखना है बीसीजी। ये 3 वैक्सीन आपको कब एडमिनिस्टर करनी है, ऑन बर्थ, जैसे बच्चे का जन्म हुआ ये 3 वैक्सीन ओपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी एडमिनिस्टर करनी होती है। तो फर्स्ट वैक्सीन है बीसीजी, बैसिलस क्लेमेटिक यूरिन, इसकी फुल फॉर्म है। एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ एज, और इसका डोज 1 month का हो इन्फेंट तब तक इसकी डोज कितनी होती है, 0.05 ml डोज होती है। लेकिन उसके बाद 1 month के बाद इसकी डोज हो जाती है 0.1 ml। और साइड क्या है इसकी, रूट क्या है, इंट्राडर्मल रूट है, और साइड क्या है, लेफ्ट अपर आर्म इसकी साइड है। फिर है सेकेंड वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी।
इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसको और क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी वाली को जो बर्थ पे लगाई जाती है उसे बोलते हैं बर्थ डोज। इसको नहीं बोलेंगे, बीसीजी वाली को बर्थ डोज नहीं बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी वाली को बर्थ डोज बोलते हैं। आप कैसे लर्न कर सकते हैं, बी से, हेपेटाइटिस बी में जो बी आ रहा है उससे लर्न कर लेना कि बर्थ डोज। एट बर्थ और एज सून एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स इसे एडमिनिस्टर करना होता है। इसका डोज कितना है, 0.5 ml। रूट इंट्रामस्कुलर, साइड क्या है, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई इसकी साइट है। अब ओरल पोलियो वैक्सीन, थर्ड वैक्सीन बताई थी बर्थ पे, ये 3 वैक्सीन है, बेसिल, ये बीसीजी, हेपेटाइटिस एंड ओपीवी। इसको ओपीवी को, जैसे इसको हेपेटाइटिस बी को बर्थ डोज बोला था तो ओपीवी को बोलते हैं जीरो डोज। इसको कैसे याद करोगे, ओपी में ओ आ रहा है तो ये जीरो को रिजेंबल करता है तो उससे लर्न कर लेना, इसे जीरो डोज भी बोलते हैं ओपीवी को। एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज। 2 ड्रॉप ओरल, इसका रूट भी ओरल है, साइड भी ओरल होगी इसके। तो इन्फेंट में बर्थ पे कौन कौन सी बताई थी, बर्थ पे बता दी 3 वैक्सीन, कौन कौन सी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और क्या, बीसीजी। ये 3 वैक्सीन आपको बर्थ पे लगानी है। इसकी ट्रिक क्या बताई थी, ये इसकी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर लेना। हेपेटाइटिस बी वाली को बोला था, और क्या बोला था हेपेटाइटिस बी वाली वैक्सीन को, बर्थ डोज, बर्थ डोज। और इसको बीसीजी, इसको सॉरी ओपीवी को जीरो डोज बोला था। इसमें आपको और क्या लर्न करना है, इसकी मेन, इसमें बीसीजी वाली में आपको लर्न कर लेना है कि बीसीजी का डोज लर्न कर लेना है। टिल 1 मंथ 0.5 ml और बाद में 0.1 ml, इसका मेन डोज आपको लर्न करना है। हेपेटाइटिस बी का डोज कितना है, 0.5 ml और ओपीवी का डोज कितना है, 2 ड्रॉप्स इसका डोज है। ये सब आपको, ये कौन सी है, बर्थ, जस्ट बर्थ हुई है इन्फेंट का, उसके बाद ये 3 वैक्सीन लगाई जाती है। हमने इन्फेंट के लिए बर्थ डोज तो देख ली, लेकिन अब हम एक ट्रिक और लर्न करनी है, किसके लिए, 6th वीक पे जो 6th, 10th एंड 14th वीक पे जो वैक्सीन लगाई जाएगी उनके लिए एक ट्रिक लर्न कर लेना आप, आई प्रो। आई से, ये आईपैड प्रो से आप लर्न कर लेना 6th वीक, कौन कौन सी, 6th वीक पे जो वैक्सीन लगाई जाएगी, 10th वीक पे जो वैक्सीन लगाई जाएगी एंड 14 वीक पे जो वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके लिए ये ट्रिक है। तो कौन कौन सी, आई से क्या होगा, आईपीवी। आईपीवी कब कब लगाई जाएगी, 6th वीक पे और 14th वीक पे। देखो ये सेपरेट है ना प्रो से, तो इसमें ये ध्यान रख लेना, इसमें 10th वीक पे ये नहीं लगाई जाएगी आईपीवी। पी से क्या होगा, पी से होगा पेंटावेलेंट, क्या होगा, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट क्यों बोला इसे, क्योंकि इसमें 5 एंटीजेंस यूज होते हैं, अलग अलग कंबाइंड वैक्सीन है ये। फिर ये लगाई जाएगी 10th वीक पे पेंटावेलेंट, फिर 14th वीक पे। फिर आर से क्या होगा, रोटा वायरस। आप ऐसे अभी एक बार देखिए, फिर आपको अच्छे से, अच्छे ये डिटेल में आप वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अच्छे से बाद में समराइज हो जाएगा ये। रोटा वायरस, फिर है ओ से क्या होगा, ओपीवी। ये 4 वैक्सीन और लर्न हो गई इन्फेंट के लिए। ओपीवी में हमने बर्थ डोज को क्या बोला था, 0 डोज, तो ये वाली जो 6th वीक वाली है उसको डोज 1 बोलेंगे, फिर इसको डोज 2nd और डोज 3rd हो गए, क्योंकि 0 डोज तो हमने बर्थ पे लगाई थी और फिर 1st, 2nd एंड 3rd डोज हो गई। ये लर्न हो गई हमें कितनी, टोटल इन्फेंट में हमने अब तक कितनी लर्न कर ली, 3 तो वो बर्थ डोज लर्न कर ली और ये 4 वैक्सीन ये लर्न कर ली। अब तक हमने 7 इन्फेंट में लर्न कर ली, टोटल 11 वैक्सीन लगाई जाती है इन्फेंट में। अब हम और लर्न करते हैं 4 कौन कौन सी वैक्सीन है। ये देखिए ओपीवी में 1st, 2nd एंड 3rd डोज कब कब लगाई जाएगी, 6th वीक पे, 10th वीक पे, 14th वीक पे। और कब तक लगा सकते हैं ओपीवी, 5 ईयर का जब तक बच्चा हो तब तक हम ओपीवी उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओरली।
2 ड्रॉप ओरल और ओरल, इसका रूट भी ओरल है और साइड के इसकी साइड भी ओरल है। फिर हमने देखी थी किसका देखा था, फिर हमने पेंटावेलेंट देखा था, पी से पेंटावेलेंट देखा था, उसकी भी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज, ये भी 6 पे 10 पे 14 पे। इसका ये कितना है डोज 0.5 ml, इसका रूट इंट्रामस्कुलर, इसकी साइड क्या है एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाइस की। और फिर हमने रोटा वायरस देखी थी, आर से क्या देखा था रोटा वायरस, रोटा वायरस के लिए ये 3 या 5 ड्रॉप्स ओरल ये। और हमने क्या देखा था आईपीवी, आईपीवी में 10th वीक पे नहीं लगाई जाती है, 6th वीक पे और 14 वीक पे। इसका डोज कितना है 0.1 ml। और ये कैसे लगाई जाएगी इंट्राडर्मल, 2 फ्रैक्शनल डोज लगाए जाएंगे, पहले इसके 2 फ्रैक्शनल डोज लगाए जाएंगे। इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म इसकी साइट है। अब हम और कौन सी बताए कि टोटल 11 वैक्सीन है, तो हमने 7 तो देख लिया, अब 4 कौन कौन सी वैक्सीन है। तो एक वैक्सीन है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी वैक्सीन। ये कब लगाई जाती है 2 प्राइमरी डोज एट 6 and 14 वीक फॉलोड बाय ए बूस्टर डोज एट 9 and 12 मंथ। तो इसकी फर्स्ट और सेकेंड डोज कब लगाई जाती है, फर्स्ट डोज लगाई जाती है 6th वीक का हो जब इन्फेक्ट तब लगाई जाएगी, फिर लगाई जाएगी 14 वीक पे। फिर बूस्टर डोज कब लगाया जाएगा 9 मंथ का या फिर 9 मंथ से लेकर 12 मंथ का हो तब लगाया जाता है बूस्टर डोज। इसका डोज कितना है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, इसका ये साइट है। ये कर ली, टोटल 8 हो गई। तो पीसीवी में आपको ये ध्यान रख लेना फर्स्ट डोज 6th वीक का हो जब, सेकेंड डोज 14 वीक पे और बूस्टर डोज 9th या 9th और 12 मंथ का के बीच में एक बूस्टर डोज लगाया जाता है। ये सब इसमें 8 हो गई टोटल, हमने 8 देख ली। अब 3 वैक्सीन बची है इन्फेंट में, तो ये 3 वैक्सीन है वो 9 मंथ पे लगाई जाती है। तो इन 9 मंथ वाली वैक्सीन कौन कौन से, एक तो होगी एमआर मीजल्स और रूबेला के लिए, और एक होगी जेई जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए, और एक वैक्सीन कौन सी होगी विटामिन ए। ये 3 लगाई जाती है 9 मंथ पे, ये 3 9 मंथ वाली आपको लर्न कर लेनी है। तो ये मिजल्स का फर्स्ट डोज कब लगाया जाएगा 9th कंप्लीट मंथ एंड 14 मंथ। मिजल्स कैन बी गिवन टिल 5 years ऑफ एज। कब तक दिया जा सकता है, जब तक बच्चा 5 ईयर का हो तब तक ये दिया जा सकता है मिजल्स वाले। 9th मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद देनी है मिजल्स का फर्स्ट डोज। इसका डोज कितना है 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म इसकी साइड। फिर जापानीज एनसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है 9 कंप्लीट मंथ 12th मंथ पे, ये इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है 0.5 ml। 9 से लेकर 9 जैसे ही उसका 9th मंथ का बच्चा कंप्लीट हो उसके बाद से लेकर 12 मंथ का हो उसके बीच में ये दोनों कभी भी दी जा सकती है। डोज कितना है 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म। और विटामिन ए में तो अलग से आपको करना है। विटामिन ए में ये पहले आप रूट देख लो, इसका रूट क्या है ओरल और साइड क्या है ओरल इसकी है, और इसका कितनी इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है। विटामिन ए में टोटल 9 डोज लगाई जाती है, तो 9 डोज देखिए इसमें टोटल 9 डोज लगाई जाएगी और टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगी 9 डोज में। तो फर्स्ट डोज कब लगाई जाएगी, फर्स्ट डोज लगाई जाएगी 9 मंथ जैसे कंप्लीट हुआ, 9 मंथ का बच्चा जब भी कंप्लीट हुआ उसके बाद लगाई जाएगी फर्स्ट डोज कितनी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाई जाएगी फर्स्ट डोज में। सेकेंड डोज 18 मंथ पे लगाई जाएगी और कितनी लगाई जाएगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सेकेंड डोज के बाद जितनी भी डोज है वो 6 मंथ के गैप के बाद लगेगी। तो थर्ड डोज लगेगी 24 मंथ पे, कितनी लगेगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है और उसके बाद जितनी भी ये 8 डोज बची है वो कितनी लगेगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में लगेगी। तो ये टोटल कितनी हो गई 9 डोज 7 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो गई ये सभी। विटामिन ए में ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देख लिया प्रेग्नेंट लेडी में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, एक लगती है टीटी, लेकिन उसके 3 डोज लगेंगे। फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी में लगेगा टीटी का डोज और फिर लगेगा सेकेंड डोज फर्स्ट डोज के 4 वीक के बाद। थर्ड डोज बूस्टर डोज कब लगेगा, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज के बाद 3 ईयर में के बाद कभी भी लगाया जा सकता है बूस्टर डोज प्रेगनेंसी में। फिर हमने देख ली इन्फेंट के लिए, इन्फेंट में टोटल 11 टाइप की वैक्सीन हमने देखी थी। तो फर्स्ट बर्थ डोज वाली हमने देखी थी, 3 बर्थ डोज वाली देख ली थी।
कौन कौन सी देखी थी? बर्थ पे जो लगाई जाती है, बर्थ डोज नहीं, बर्थ डोज तो वैसे हेपेटाइटिस बी वाली को बोलते हैं, तो लेकिन बर्थ जैसे हुई होती है बच्चे की, तो वो कौन कौन सी देखी थी हमने? फर्स्ट तो देखी थी ओपीवी, जिसे और क्या बोला था? जीरो डोज। और कौन सी? बीसीजी। और कौन सी देखी थी? हेपेटाइटिस बी वाली, जिसे और बोला था बर्थ डोज। ये 3 वैक्सीन देखी थी इसमें। फिर हमने और कौन सी वैक्सीन देखी थी? फिर हमने देखा था कि 6th वीक पे, 10th वीक पे और 14 वीक पे जो वैक्सीन लगती थी उनको देखा था। तो इसमें इसकी क्या ट्रिक देखी थी हमने? आई प्रो से ये 4 वैक्सीन, तो 3 and 4 7 वैक्सीन यहाँ हो गई। आई से यहाँ आईपीवी 6th वीक पे और 14 वीक पे ही लग रही थी ओनली फॉर। पी से पेंटावेलेंट, पी से ये 6th वीक पे, 10th पे और 14 पे। आर से रोटा वायरस, ये रोटा वायरस। और ओ से ओपीवी, ये तो कितनी हो गई? 4 ये और 3 ये 7। और कितनी बताई थी? टोटल 11 है, जिसमें से फिर 8th वैक्सीन कौन सी देखी थी? पीसीवी। ये कब लगाई जाती है? ये एडमिनिस्टर कब की जाती है? 6th वीक पे और 14 वीक, 6 वीक पे, 14 वीक पे। फिर इसका बूस्टर डोज कब लगाया जाता है? 9 मंथ और 12 मंथ के कंप्लीट होने पे इसका बूस्टर डोज लगाया जाता है। फिर 9 मंथ के कंप्लीट होने पर जो वैक्सीन लगाई जाती है उसमें 3 वैक्सीन बताई थी। कौन कौन सी? एमआर और जेई एंड वाइटामिन ए। तो ये इन्फेंट में टोटल 11 वैक्सीन हो गई। अब हम देखेंगे कि चिल्ड्रन में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। चिल्ड्रन में 6 टाइप की वैक्सीन लगती है टोटल। चिल्ड्रन में डीपीटी लगेगी और इसकी साइट दी हुई है ओनली फॉर। साइट क्या है? थाई इसकी साइट है। और डीपीटी का दूसरा डोज, बूस्टर डोज कब लगेगा? 5 to 6 ईयर पे। और डोज कितना है? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। वो फर्स्ट डोज कहाँ लग रहा है? थाई में। और ये है अपर आर्म में बूस्टर डोज इसका, डीपीटी का अपर आर्म में। ये ध्यान रखना इसमें आप। फिर एक वैक्सीन तो ये डीपीटी हो गई, तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज इसका बूस्टर डोज लगा है। लेकिन अब सेकेंड वैक्सीन कौन सी है? एमआर सेकेंड डोज। हमने देख लिया था उसमें तो एमआर का फर्स्ट डोज तो 9 मंथ कंप्लीट होते ही लग गया। इन्फेंट कब होता है? 0 से लेकर 1 ईयर के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। अब चिल्ड्रन तो फर्स्ट डोज तो हमने देख लिया था कि एमआर में 9 मंथ के। अब 9 तो 16 मंथ से लेकर 24 मंथ में सेकेंड डोज लगाई जाती है। कौन से? इसका डोज कितना है? 0.5 ml। रूट क्या है? सबक्यूटेनियस। साइट क्या है? राइट अपर आर्म इसकी साइट है। और ओपीवी बूस्टर डोज, ओपीवी का बूस्टर डोज अब लगेगा 16 से 14 मंथ पे, 2 ड्रॉप ओरल, और इसका साइट भी ओरल है। फिर जेई एनसेफेलाइटिस, ये जापानीज एनसेफेलाइटिस, सेकेंड डोज कब लगेगा? 16 से 24 मंथ पे, 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म इसकी साइट है। विटामिन ए में 16 से 18 मंथ पे, देन 1 डोज इवन 6th मंथ आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर। ये हमने देख लिया था कि पहले तो कब लगा था? 9 मंथ पे, फिर लगा था 16 या 18 मंथ के बीच में, कभी भी लगा जा सकता है। तो 18 मंथ पे लगेगा सेकेंड डोज। फिर उसके बाद जितने भी वो डोज लग रहे थे, थर्ड फोर्थ, वो 6 मंथ के गैप के बाद 2 ml 2 लेक इंटरनेशनल यूनिट, 2 ml मतलब 2 लेक इंटरनेशनल यूनिट में लगाया जाएगा। फर्स्ट डोज हमने 9 मंथ वाला देखा था, उसमें तो 1 लेक इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन उसके बाद जितने भी डोज थे वो 2 लेक इंटरनेशनल यूनिट में, ओरल और ओरल इसमें। फिर 6th वैक्सीन है टीटी यानी टिटनस टॉक्साइड। ये 10th ईयर पे एंड 16 ईयर के होने के बाद लगेगी। और डोज कितना है? 0.5 ml। रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर, और साइड क्या है? अपर आर्म इसकी साइट है। तो चिल्ड्रन में टोटल 6 वैक्सीन हो गई। डीपीटी कौन कौन सी हो गई? एक बार फिर से देख लेते हैं हम कौन कौन सी। डीपीटी के 2 डोज बताए हैं चिल्ड्रन में। कौन कौन से? एक तो ये थाई पे जो लगेगा डोज फर्स्ट,
और सेकेंड डोज बताया कब लगेगा सेकेंड डोज लगेगा 5 to 6 ईयर के बीच में। जब बच्चा 5 ईयर का हो जाएगा उसके बाद लगाया जाता है सेकेंड डोज, बूस्टर डोज। डीपीटी हो गया। सेकेंड वैक्सीन कौन सी है? जो 9 मंथ वाली हमने देखी थी वैक्सीन इन्फेंट में, वो तीनों वैक्सीन आएगी इसमें। और तो कौन कौन सी देखी थी उसमें? एमआर आएगी और एमआर आएगी, जेई आएगी और विटामिन ए होगी। ये देख ली हमने, 4 वैक्सीन हो गई। अब 5 कौन सी है? 5 में ओपीवी आएगी, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन हमें पता है 5 ईयर तक लगाई जा सकती है, तो ओपीवी आएगी। और 6th कौन सी होगी? टीटी। ये टीटी कब लगाई जाएगी? 10th ईयर और 10 ईयर पे और 16 ईयर पे ये टिटनेस टॉक्सोइड लगाया जाता है। तो ये 6 वैक्सीन चिल्ड्रन में। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से इसका, और फिर ये अच्छे से नोटबुक में इसे नोट करके लर्न कर लेना। ये इन्फेंट वाली टोटल 11 वैक्सीन है और ये चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के टोटल 6 वैक्सीन है। ये अच्छे से आप इसका नोट्स बनाइए और फिर लर्न कीजिए। एक बार में लर्न नहीं होगा, लेकिन अब बार बार ऐसे करोगे रिवाइज रफ में तो लर्न हो जाएगा आपको। और ये विटामिन ए के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इन सबको भी आपको लर्न कर लेना है। ये इस शेड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे जेई जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन सेलेक्ट एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर ए कैंपेन्स। कि ना जेई सभी जगह नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सभी जगह नहीं लगाया जाता है। कुछ एंडेमिक स्टेट है जिसमें इसके होने के चांसेस है, उसमें ही ओनली 4 लगाई जाती है। The second and 9th dose of vitamin A can be administered to a children 1 to 5 year old during a biannual round in a collaboration with ICDS। ICDS ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे आंगनबाड़ी होते हैं उससे ऊपर का एक ऑर्गेनाइजेशन है ICDS। तो उसके साथ मिलके ये विटामिन ए दी जाती है बच्चे को। कब दे सकते हैं? फर्स्ट डोज 9 मंथ और 5 ईयर तक ये डोज दी जा सकती है विटामिन ए की। फिर रोटा वायरस वैक्सीन एंड पीसीवी यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन इन सिलेक्टेड स्टेट, जैसे ये भी सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाती है, तो ये सिलेक्टेड स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाएगी। एज पर डिटेल आर गिवन बिलो। कौन कौन से स्टेट में लगाई जाएगी? तो रोटा वायरस लगाई जाएगी आंध्र प्रदेश में, आसाम में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश में ये रोटा वायरस। सभी स्टेट में नहीं लगाई जा रही है, इन सिलेक्टेड स्टेट में ही। पीसीवी बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंड राजस्थान में। राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में और राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट में। पूरे राजस्थान में नहीं लगाई जाएगी, ओनली फॉर 9 डिस्ट्रिक्ट में, और उत्तर प्रदेश में भी ओनली फॉर 12 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इस यूनिट का, इम्यूनिटी यूनिट का लास्ट टॉपिक देखते हैं, स्टोरेज एंड हैंडलिंग, कि किस तरह से वैक्सीन को स्टोर करके रखना होता है, किस तरह से इसका हैंडलिंग करनी होती है कि कोल्ड चेन मेंटेन करके। मेनी बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस बिकम अनस्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड दस देयर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी आर रिड्यूस। कि कुछ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऐसी होती है जिनमें क्या होता है कि उनका स्टोरेज प्रॉपर टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं किया जाता है तो उनमें उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग इनकी कंपलसरी होती है। प्रोटीन एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल में बी सेंसिटिव टू हीट, लाइट, रेडिएशन एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस or they may be intact with the container material or other component of the vaccine mixer। तो ये जो भी प्रोटीन के जो भी कंपोनेंट होते हैं, हमें पता है एंटीजन में क्या होगा, प्रोटीन तो होंगे, तो वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है हीट की वजह से, लाइट की वजह से। ये काफी फैक्टर्स है जिनकी वजह से उनमें
चेंजेज आ सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल और कुछ प्रोटीन में, तो उनका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। डिटरमाइनिंग दीज रिलेशनशिप एंड ऑप्टिमाइजिंग स्टेबिलिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। तो वैक्सीन जब से उनका प्रोडक्शन, जहां से उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है और जब तक उसका एडमिनिस्टर किया जाएगा तब तक प्रॉपर तरीके से उसका स्टोरेज और हैंडलिंग करना होता है कि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है। द पोटेंसी, टेम्परेचर, लाइट, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखना है। द potency of vaccine may be reduced as function of a time elapsed since production even if optimal condition are maintained। कि उनकी पोटेंसी में चेंज आ सकता है वैक्सीन का अगर प्रॉपर तरीके से नहीं उसका हैंडलिंग की गई तो। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वैक्सीन, की वैक्सीन के लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या है। द वैक्सीन Presently is used are potent and stable at 4 to 8 डिग्री टेम्परेचर। सभी वैक्सीन का लगभग अभी जो यूज हो रही है उनका टेम्परेचर कितना मेंटेन रहना चाहिए, 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग देयर सेल्फ लाइफ द टेम्परेचर रिकमेंडेड फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन आर मेंशन। कौन कौन सा ये टेम्परेचर देखो इसमें मेंशन किया गया है। बीसीजी का सेल्फ लाइफ कितनी है, 24 मंथ, और इसका टेम्परेचर 12 मंथ पे कितना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। फिर डीपीटी, डीटी एंड टीटी या टॉक्सोइड वाली जो भी वैक्सीन है उनका सेल्फ लाइफ नहीं दी गई है, इसमें दिया गया टेम्परेचर 18 मंथ, इसका ये वैक्सीन का टाइम पीरियड दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। ओपीवी में 24 मंथ, तो इसकी सेल्फ लाइफ है टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस और 120 डेज के लिए। मीजल्स वैक्सीन 24 मंथ और 18 मंथ। इंस्ट्रक्शन बाय द मैन्युफैक्चरर रिगार्डेड सेल्फ लाइफ एंड सेल्फ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन शुड बी फॉलोड, कि किस तरह से फॉलो करना चाहिए। ये तो सेल्फ लाइफ दी गई है और ये क्या दिया गया है, सेल्फ स्टोरेज, इसका किस तरह से स्टोर किया जाना चाहिए। डाइल्यूशन शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। डाइल्यूट कर, कुछ वैक्सीन ऐसे आती है जिनको डाइल्यूट करना पड़ता है किसी भी सॉल्यूशन, जैसे स्टेराइल वाटर के साथ डाइल्यूट कर दो, या उनको डाइल्यूट करने के बाद उसका स्टोरेज कितने टेम्परेचर पे करना होता है, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करना होता है। मीजल्स वैक्सीन शुड नॉट बी एक्सपोज टू more than 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एल्स इट विल लूज इट। कि अगर मिजल्स वैक्सीन को हमें ये ध्यान रखना है कि मिजल्स वैक्सीन को 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में नहीं रखना होता है, नहीं तो इसकी पोटेंसी नष्ट हो जाती है। ओपीवी लॉजेस सेटिस्फैक्टरी टाइटर एट टेम्परेचर 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस इन 1 to 3 डेज। ये ओपीवी के लिए कि ओरल पोलियो वैक्सीन में अगर उसकी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया तो वो पोटेंशियल लूज हो जाएगी कितने दिन में, 1 से 3 डेज में के अंदर अंदर। फिर ये हमने बीसीजी की सेल्फ लाइफ देख ली और सेल्फ स्टोरेज वाला देख लिया। अब कुछ और वैक्सीन है जो जिनका दिया गया है। हेपेटाइटिस बी के सेल्फ ये ड्यूरेशन ऑफ स्टेबिलिटी कितनी है, 2 ईयर, और स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, 2 से 8। अवॉइड फ्रीजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। हेपेटाइटिस बी में अवॉइड फ्रीजिंग, फ्रीज नहीं करना होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन 2 ईयर इसकी क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ स्टेबिलिटी है और स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इसका स्टोरेज टेम्परेचर है। वेरिसिला वैक्सीन कितनी है, ये वेरिसिला वैक्सीन के लिए 18 मंथ स्टेबिलिटी ड्यूरेशन एंड 2 से 8। इनमें देखो ये टेम्परेचर तो सब में सेम है, लेकिन यहाँ देखो क्या इसमें हेपेटाइटिस बी में क्या है कि अवॉइड फ्रीजिंग, इसमें क्या है मेक गिफ्ट फ्रोजन। इसको वेरिसिला वैक्सीन में आपको फ्रीज कर सकते हो आप, लेकिन और डू नॉट फ्रीज। हेपेटाइटिस ए को भी फ्रीज नहीं करना है, ये ध्यान रख लेना। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों को ही फ्रीज नहीं करना होता है। कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका शॉर्ट नोट आता है, कोल्ड चेन क्या है वैक्सीन का। तो इसमें क्या है,
The term cold chain refers to the chain of personal equipment and processes used for maintenance the potency and efficiency of vaccine। कि cold chain में क्या किया जाता है कि वैक्सीन की एफिशिएंसी और पोटेंसी को मेंटेन करके रखा जाता है। दिस इज डन बाय कीपिंग देम एट सजेस्टेड टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर साइट ऑफ मैन्युफैक्चर अंटिल देयर यूज। कि इसमें क्या इंक्लूड है कि उसका प्रॉपर टेम्परेचर जो सजेस्ट किया गया है कि किस टेम्परेचर पे वैक्सीन को रखना चाहिए उसको मेंटेन करके रखना है। कब से लेकर जब से उसका मैन्युफैक्चरेशन हुआ है, कि जब से वो बननी है तब से लेकर उसको एडमिनिस्टर करने तक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होने रखने को ही कोल्ड चेन बोलते हैं। Cold chain has a series of transport links during which adequate refrigeration should be done to maintain the potency of vaccine। कि proper maintain करना चाहिए उसके temperature को। Cold chain is crucial for immunization since vaccine are heat sensitive and exposure to very high temperature might irreversible affect their potency and efficiency। कि उनकी अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया तो क्या उसमें वैक्सीन खराब हो जाएगी। इसलिए आपको ये प्रॉपर सीरीज मेंटेन करके रखनी है। किस तरह से स्टोरेज का, पहले डेली रिकॉर्ड रखना होता है वैक्सीन का, फिर मंथली रिकॉर्ड, एनालिसिस, ये आपको चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। तो पहले डेली रिकॉर्ड रखना होता है, फिर मंथली रिकॉर्ड, एनालिसिस, एनुअल स्टैटिस्टिक्स, रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई, मैन्युफैक्चरेशन। फिर ये ट्रांसपोर्ट में एयरपोर्ट, सेंट्रल स्टोर और डिस्ट्रिक्ट या रीजनल स्टोर, हेल्थ सेक्टर एंड वैक्सीन ये इंट्रोड्यूस की जाएगी। या तो वैक्सीनेटर कौन हो सकता है, मदर हो सकती है, इन्फेंट हो सकता है चिल्ड्रन में। तो ये चेन मेंटेन इस तरह से की जाती है इसकी वैक्सीन की। डिपिक्ट द कंप्लीट कोल्ड चेन, ये इस तरह से कंप्लीट ये कोल्ड चेन है। किस तरह से इसको ये ऊपर इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से डाटा रखा जाता है और फिर इसमें बताया किस तरह से ट्रांसपोर्ट कब कब किया जाएगा और इसका स्टोरेज अलग अलग सेक्टर पे कैसे रखा जाएगा। द फ्लो ऑफ वैक्सीन डाउन टू द हेल्थ फैसिलिटीज इज शोन बाय द बॉटम रो। कि फ्लो ऑफ वैक्सीन इस बॉटम रो में शो किया गया है। एयरपोर्ट, सेंट्रल स्टोर, फिर ये डिस्ट्रिक्ट पे आएगी, फिर हेल्थ सेंटर पे आएगी, फिर ये वैक्सीनेटर में एडमिनिस्टर की जाएगी। फैसिलिटेट द बॉटम रो वाइल द टॉप रो एरो डिस्पाइट वेयर डाटा आर कलेक्टेड। कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड, चेक एंड एनालिसिस एंड फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन बैकअप द चेन। और ऊपर वाली रो में इसमें क्या बताया गया है, इसमें डाटा का बताया गया है। पहले डेली रिकॉर्ड रखना होता है, मंथली रिकॉर्ड, एनालिसिस करना होता है उस रिकॉर्ड का हमें, फिर एनुअल स्टैटिक बनाने होते हैं, रिक्वेस्ट फॉर सप्लाई, और फिर मैन्युफैक्चरर को बताया जाता है कि कितनी मैन्युफैक्चर करनी है वैक्सीन। This sequence makes sure that the functionality of cold chain is properly monitored and necessary information is assembled for the vaccine forecasting। कि प्रॉपर ये क्या इंश्योर करती है कोल्ड चेन कि प्रॉपर डाटा मेंटेन रहे और प्रॉपर इसका वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। कोल्ड चेन ये इंश्योर करते हैं। कोल्ड चेन में ये नहीं है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, इसमें प्रॉपर डाटा को भी रखा जाता है। तो ये इम्यूनिटी वाली यूनिट अब कंप्लीट होती है। तो ये काफ़ी लेंथी यूनिट थी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आपको प्रॉपर इसके नोट्स बनाने और रिवाइज करते रहना है। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताया है, इसका आपको नोट करके इसका चार्ट बना के रख लेना है। तो और फिर इसको रोज़ रिवाइज करोगे तभी लर्न होगा ये। अब हम इसके बाद न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।